दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सभी तरह के प्रश्न हम आपको कराएंगे, जीके का हो, रीजनिंग का हो, गणित का हो। बस आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इसका आंसर मालूम होगा, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं पता। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक जानकारी दूं, जो मात्रक है उसको सबसे पहले एम के एस के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले एम के एस, ठीक है, सबसे पहले। लेकिन उसके बाद में ये एस आई के नाम से मशहूर हुआ। एम का मतलब होता है मीटर, ठीक है, के मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है, एस का मतलब होता है सेकेंड। सबसे पहले ये एम के एस था, उसके बाद में ये एस आई के नाम से मशहूर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि द्रव्यमान का एस आई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एस आई मात्रक। अब अगर आप ऑप्शन पर नज़र डालें तो क्या आपको मीटर कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। किलोग्राम दिखाई दे रहा है? आप कह रहे हैं सर पहले ऑप्शन में किलोग्राम है। आंसर आ गया, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। ये आपकी प्रश्न का क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो किसी को कोई समस्या नहीं है, इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग? अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्ट्रोबोस्कोप को प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रोबोस्कोप क्या है मैं आपको बता दूं, जो पहले ऑप्शन में है। ये डीजे वाली लाइट है, ये डीजे वाली लाइट है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप क्या होती है? डीजे वाली लाइट। और डीजे वाली लाइट कौन सी होती है? आप बहुत सारे प्रोग्राम गए होंगे जहाँ डीजे लगा होता है, वहाँ पर जो लाइट लुप लुप करती है जल्दी जल्दी, वो होता है स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप, ठीक है। ये टेलीस्कोप हमारा दूसरा ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। टेलीस्कोप का मतलब है लंबी दूरी नापने के लिए, लंबी दूरी नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का, ठीक है, लंबी दूरी नापने के लिए। अब यहाँ पर दे रखा है हेलियोस्कोप, तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का किया जाता है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप का मतलब क्या होता है? ये डीजे वाली लाइट होती है जो लुप लुप करती है जल्दी जल्दी। टेलीस्कोप का मतलब होता है, टेलीस्कोप किस काम में आता है? लंबी दूरी नापने के लिए काम में आता है। और हेलियोस्कोप से हम क्या करते हैं? सूर्य को देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करें। देखिए मान लीजिए ट्रॉली यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर ट्रॉली रखी हुई है, इसको 50 न्यूटन बल से खींचा, तो यहाँ से खींचा यहाँ पर आ गई, ये कहाँ पर क्या हो गया? 30 मीटर विस्थापित हो गई, अपनी जगह से 30 मीटर ये हट गई, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि किए गए कार्य की गणना करें, कार्य की गणना करें, कार्य की गणना। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए फोर्स कितने का लगा है? 50 न्यूटन का। डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर की डिस्टेंस है। 5 त्रिक का 15 और 2 जीरो 1500, तो वर्क कितना निकल के आया? 1500। यहाँ न्यूटन है, यहाँ मीटर है, न्यूटन मीटर का गुना होगा, आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। तो 1500 जूल, 1500 जूल कहाँ है? सी ऑप्शन में। ये भी आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा? इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? मांसपेशियां ऊर्जा आपकी समझ में आ रहा होगा, जो मांसपेशियों के द्वारा जो ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा भी आपकी समझ में आ रहा होगा, गतिज ऊर्जा भी। गतिज ऊर्जा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चीज़ चल के जाती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये गति
हथौड़ा क्या, मान लीजिए हथौड़ा यहाँ पर रखा हुआ है और हथौड़ा उठाएगा, यहाँ पर हथौड़ा है, हथौड़ा मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर उठा लिया, ठीक है, यहाँ पर हथौड़ा था पहले, यहाँ इतना ऊपर उठा लिया, इसी को पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि ये अपनी स्थिति पे था, यह अपनी स्थिति, कोई भी चीज़ होती है वो अपनी स्थिति पर होती है। हथौड़ा ऐसी चीज़ है जो हिल नहीं सकता, लेकिन हमने उसे उठाया तो वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि हम पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। सबसे पहले दे रखा है मुक्त पालन। ठीक है, देखिए मुक्त पालन का मतलब है कि कोई भी चीज़ अपने आप मुक्त हो जाए, अपने आप गिरे, कोई भी चीज़, ठीक है समझिए, कोई भी चीज़ अपने आप गिरे, अपने आप गिरे, ये होता है मुक्त पालन। लेकिन यहाँ पर तो पेड़ की शाखाओं को हम हिला रहे हैं, ठीक है, उसकी पत्तियों को कौन गिरा रहा है? हम गिरा रहे हैं, अपने आप तो नहीं गिर रहे, उसकी पत्तियों को हम गिरा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा मुक्त पालन। मुक्त पालन का मतलब है कोई भी चीज़ अपने आप गिरे। वेग भी नहीं हो सकता, जड़त्व, यहाँ पर दे रखा है जड़त्व। तो जड़त्व का मतलब क्या होता है? जो चीज़ जहाँ है वहीं पर रहना चाहती है, लेकिन बल के कारण अलग हो जाती है। देखिए मैं लिख देता हूँ, जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर रहना चाहती है, लेकिन बल के कारण अलग हो जाती है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पेड़ की शाखाएं अपनी जगह पर हैं, हमने बल लगाया, हमने पेड़ को हिलाया तो वो अलग हो गई। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। वो अपनी जगह पर रहना चाहती हैं, लेकिन जब हमने बल लगाया तो वो अलग हो गई हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जड़त्व। ठीक है, ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। तो ये प्रश्न भी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष है। इसका जो सही आंसर है 1687। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा आपको बता देता हूँ। पूरा 1687 में न्यूटन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया। कब लिखी थी दोस्तों? ये 1687 में लिखी थी, जिसमें न्यूटन के बारे में बताया गया था। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष है 1687 में प्रिंसिपिया नाम की एक बुक लिखी थी न्यूटन ने, जिसमें न्यूटन के बारे में सब कुछ बताया गया था। न्यूटन के नियम के बारे में या सब कुछ उसी बुक में बताया गया था। तो डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। भाई द्रव्यमान और वेग का क्या पूछ रहा है? गुना। ठीक है, द्रव्यमान और वेग का क्या पूछ रहा है दोस्तों? गुना पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बल बराबर, तो हमने यहाँ पर अगर हम बल की बात करें तो बल बराबर क्या होता है? तब बल मतलब बल बराबर पूछ रहा है, तो बल मतलब फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू ए। ठीक है, अब इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? बल का ये याद रखने का, गुना याद रखने का क्या ट्रिक है? तो ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा बल, ये बल हो गया, और ये क्या हो गया? माँ। तो आपने एक गाना सुना होगा बलमा। ठीक है, आपने गाना सुना होगा बलमा, तो ये बलमा है, बलमा। तो इनका गुणन क्या होता है? मास इंटू ए। क्लियर है? अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ठीक है, द्रव्यमान और वेग, अगर मैं दाब की भी बात करूँ, यहाँ पर दाब P इंटू एफ बट्टे ए, ये होता है दाब। लेकिन हमसे द्रव्यमान और वेग का गुणन पूछ रहा है। ठीक है, संवेग मतलब P बराबर, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। ठीक है, इनटू वेग क्या होता है हमारा? वेलोसिटी।
वेलोसिटी होता है हमारा वेग। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान और वेग का गुना। द्रव्यमान मतलब मास और वेग मतलब वेलोसिटी, दोनों का गुना पूछ रहा है। तो ये क्या किसके बराबर होता है, p मतलब संवेग। आपका आंसर क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। गति ज्ञात करनी है मतलब चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बट्टा समय। अब देखिए दूरी आपको दे रखी है 288 मीटर की, समय दे रखा है 60 सेकंड का। कुछ भी चेंज इसमें आपको नहीं करना है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना, क्योंकि दूरी भी मीटर में, समय सेकंड में, तो चेंज नहीं करना। किलोमीटर में अगर दूरी होती तो चेंज करना पड़ जाता, घंटे में अगर समय होता तो चेंज करना पड़ जाता, लेकिन अब कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, कटा लीजिए। देखिए 4 से में से कटाऊंगा, 4 सत्ते 28, 4 दूने 8, 72 बार में। 4 से कटाऊंगा 15 बार में, 72 बट्टे 15। ठीक है, अब मैं कटाऊंगा। देखिए अगर मैं से 3 से कटाऊं तो 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 24 बार में, और 3 से ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में, 24 बट्टे 5। अब 5 से कटाऊंगा इसको मैं, 5 चौके 20 कटेगा, 4 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 मतलब 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 अट्ठे 40, 4.8 मीटर, 4.8 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगी। 4.8 पहले ही ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, सभी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक से क्या होता है। परमाणु के नाभिक में, यहां पर आएगा दोस्तों नाभिक में, नाभिक से नहीं नाभिक में, याद रखिएगा। गलती से लिख गया है, यहां पर में है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर एक छोटा सा परमाणु बना लूं, ये क्या है दोस्तों, आपका परमाणु। ठीक है, परमाणु के नाभिक में यह है दोस्तों इसकी नाभि। ठीक है, और नाभिक के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं हम चार्ज। ठीक है, नाभिक के जो अंदर होता है वो चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ यहां पर जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और यहां पर जो होता है इसके अंदर, ये यहां पर जो होता है ये होता है हमारा धनावेशित, ये धनावेशित। ठीक है, और धनावेशित के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए इसके बारे में, परमाणु के बारे में किसने बताया, तो हम जानते हैं जॉन डाल्टन। परमाणु के बारे में किसने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया था परमाणु के बारे में। ठीक है, हमसे पूछ रहा था कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। देखिए परमाणु की ये नाभि होती है जिसे हम चार्ज बोलते हैं, और इसके अंदर जो होता है ये धनावेशित होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है। अगर आपको मालूम है परमाणु के नाभिक में क्या होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आप डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। तो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया। भाई पहली बार किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड, डाल्टन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। अब देखिए ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दिया हूँ, ये जो प्रश्न है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दिया हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के प्रश्न आप चाहते थे, मुझे मालूम है, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।